बिहार का करंट अफेयर्स आज 22 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं कल वीडियो डाल चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देख लें। ये आखिर तक सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो नए हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ये सब डिस्कशन से करने से पहले कुछ बातें। सबसे पहले तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं टीचर्स डे के लिए। और आप लोग जो ख्वाहिशें रखते हैं आप 69th बीपीएससी में सफल होने के लिए, वो आप सफल हों, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और 70वीं वाले जो पीटी दे रहे जो पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे तरीके से ये करें। और फाइनल दोनों ही, चाहे 69वीं हो या 70वीं हो, दोनों ही आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले लें। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं बताता हूँ इसका एमसीक्यू मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में डाल देता हूँ। और मैंने पहला का नहीं डाला है, वो पहला और दोनों, ये दोनों मिला करके आज का पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों मिला करके एमसीक्यू आज मैं डाल दूंगा। आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी आपको लेक्चर देता हूँ, और कुछ ऐसा भी होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट में लिखता हूँ और उसमें ज़्यादा, उसमें जो होता क्या है कि मेरे पास नोट्स ज़्यादा होता है, तो उसमें से कुछ लिखता हूं और कुछ बोल देता हूं। तो आप इसलिए ध्यान से सुनिएगा तभी, और सुना हुआ जो मैं बोला हुआ रहता हूं उसका भी एमसीक्यू बनाता हूं। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से आप सुनेंगे और एमसीक्यू ज़रूर लगाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो 69वीं बीपीएससी पीटी वाले जो हैं वो लोग ज़रूर जो है 31 अगस्त तक कर ले। मैं पहले बोला करता था कि हाँ कि 15 अगस्त तक तो सफिशेंट है, नहीं, 31 अगस्त तक कीजिएगा। हो सकता है बहुत लेटेस्ट 31 अगस्त तक वो दे दे, इसीलिए उसको करते रहिएगा। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के आधार पर बिहार संज्ञेय अपराध के मामलों में पूरे देश में 24वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 में एक जो अपराध का आंकड़ा जो निकला है उसमें आपको बिहार जो है वो 24वें स्थान पर रहा है संज्ञेय अपराध में। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? तो चर्चा में रहने का कारण क्या है कि बिहार के जो एडीजी हैं वो गंगवार, उन्होंने कहा था कि सेना के तर्ज पर पुलिस नेटवर्क जो है बिहार का उसको विकसित किया जाएगा। तो ये नेटवर्क जो विकसित करने की बात सेना के तर्ज पर, यानी कि जो सेना में जो नेटवर्क है वो सैटेलाइट आधारित होता है ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। तो उसी तरीके से बिहार में भी वैसा आपको सैटेलाइट आधारित जो है नेटवर्क बिहार सरकार भी उसको लाने जा रही है, ताकि आपको अपराधियों को पकड़ा जा सके और ये संज्ञेय अपराध जो होता है जिसमें 24वें स्थान पर बिहार है तो उसमें कमी ला सके। अब हम लोग जानते हैं कि संज्ञेय अपराध होता क्या है। एक्चुअल में जो आपको आपराधिक प्रक्रिया संहिता है यानी कि सीआरपीसी, उसमें संज्ञेय अपराध का जो परिभाषा जो दिया गया है कि ऐसा अपराध जो कि आपको ऐसा अपराधी जो अपराध गंभीर अपराध किया हुआ हो और उसको जो है बिना किसी बताए हुए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वैसे अपराधी को ही संज्ञेय अपराध में रखा जाता है, जो कि उनको गंभीर आपको वो अपराध किया हुआ हो और उसको कोई वारंट जारी नहीं किया जाता है, बल्कि बस सीधा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे अपराध को ही आपको संज्ञेय अपराध में लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया कि 24वें स्थान पर है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा क्वेश्चन आएगा? जैसे बिहार सरकार का सुशासन के अंतर्गत ये इस जो पॉइंट्स को आप उसमें कोट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार के सुशासन के लिए जिस तरीके से बिहार सरकार हर एक क्षेत्र में कर रही है, चाहे वो आपको उद्योग के क्षेत्र में या आपको कृषि के क्षेत्र में हो गया या आपको अपराध के क्षेत्र में हो गया, हर जगह बिहार सरकार काम कर रही है। तो उसी तरीके से आपको उसको भी ये वाले पॉइंट्स को भी कोट करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के आधार पर बिहार संज्ञेय अपराध के मामलों में पूरे देश में 24वें स्थान पर है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सारा चीज़ समझ लिया, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है,
अगला है हम लोग का बापू परीक्षा परिसर। अब बापू परीक्षा परिसर ये क्यों चर्चा में रहा है, ये एक्चुअल में क्या है बापू परीक्षा परिसर कि आपको जो मैट्रिक में है या इंटर में है या कोई प्रतियोगिता परीक्षा, उसके लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, जो कि आपको इसको बापू परीक्षा आपको परिसर उसका नाम दिया गया है। और ये कहाँ बनाया गया है, तो पटना के कुम्हरार में। तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो बापू परीक्षा परिसर जो है आपको वो 23 अगस्त 2023 को उसका उद्घाटन जो है नीतीश कुमार किए थे। कब, तो 23 अगस्त 2023 को आपको नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन किया था। और ये जो है इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो ऑनलाइन भी है या ऑफलाइन, ये सब जैसे भी छात्र जिसको भी जैसे सरकार कंडक्ट करेगी या कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो या आपको प्रतियोगी परीक्षा का, तो या ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो सब में जो है आपको इसके लिए ये इस्तेमाल में होगा। तो ऐसा पूरे बिहार में कहीं पे भी नहीं है बापू परीक्षा परिसर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है कि बापू परीक्षा परिसर जो है ये बिहार के किस जिले में है, तो पटना जिले में है। कहाँ है, तो कुम्हरार में है। ठीक है, वैसे एमसीक्यू मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में आपको दे दूंगा। यहाँ पढ़ देते हैं बापू परीक्षा परिसर पटना कुम्हरार में 23 अगस्त 2023 को उद्घाटन हुआ है, सीएम नीतीश कुमार ने किया है। ध्यान रखिएगा 23 अगस्त 2023 को किया गया है आपको, और ये नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। ये कहाँ है आपको बापू परीक्षा परिसर, तो आपको कुम्हरार पटना में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं देसी गो पालन प्रोत्साहन योजना। देसी गो पालन प्रोत्साहन योजना ये क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि बिहार सरकार चाहती है कि हमारे बिहार में दूध का उत्पादन और बढ़े, ताकि अपना इस्तेमाल तो हो सके, साथ ही साथ हम लोग निर्यात करके उससे कुछ राजस्व की प्राप्ति भी हो सके। उसी क्रम में क्या की है बिहार सरकार ने, 3 जो गाय की जो नस्ल है, जो अच्छी नस्ल जो काफ़ी दूध देता है, तो उन तीनों को जो है इस योजना के तहत रखा गया है, ताकि आपको कोई भी पालन करेगा, आप कोई भी पालन अगर करना चाहेंगे, कोई बिहार का कोई भी नागरिक पालन करना चाहेगा, तो उसको अनुदान भी दिया जाएगा इसके तहत, और अनुदान दिया जाएगा और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको कौन सा है, 3 गाय, तो एक साहिवाल है, एक थारपारकर है, ठीक है, साहिवाल थारपारकर है, और एक गिर नस्ल का। ये तीनों बहुत दुधारू पशु हैं। और इस पर जो क्वेश्चंस जो बन सकता है वो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जैसे इन तीनों का नाम लिख देगा, साहिवाल, थारपारकर और गिर नस्ल, ये लिख देगा ये संबंधित ये किस पशु से संबंधित है, ये लिख देगा कि ये जो भी प्रजाति, ये पशु की प्रजाति है वो किससे संबंधित है, किस पशु से संबंधित है। तो आपको वहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि आपको गाय। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू की गई है। इसमें 3 गाय है, यानी कि साहिवाल, थारपारकर और गिर नस्ल शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन, तो साहिवाल हो गया, आपको थारपारकर हो गया और गिर नस्ल हो गया। ये 3 नस्ल जो है आपको गाय का प्रजाति है, जिसको जो दुधारू है, और इसको जो है इसमें शामिल किया गया है बिहार सरकार के जरिए। ठीक है, अगला जो है बिहार में नहरों के किनारे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। देखिए, अभी बिहार सरकार जो है ये सोलर प्लांट जो लगाने की जो बात कर रही है, कई जगह जो लग रहे हैं, चाहे स्कूलों के ऊपर लग रहे हैं, कहीं भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न केवल पीटी के लिए, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप ऊर्जा वाला जो टॉपिक होता है, वो ऊर्जा वाले टॉपिक के अंतर्गत ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। आखिर ये चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में इसलिए रहा है कि आपको ये जो आपको नहरों के किनारे जो ये किया जाएगा, ये नहरों के किनारे सोलर प्लांट लगाया जाएगा, और ये सोलर प्लांट के जरिए जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये 2 जगहों पर किया जा रहा है, बिहार के 2 जगहों पर इसका ये किया गया है। तो ये पटना और एक नवादा में। तो पटना में बिहटा के करीब है, जो सोन नहर के किनारे होगा, और आपको नवादा में जो है नवादा में आपको फुलवरिया जलाशय के किनारे किया जाएगा। चलिए ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं कि बिहार में नहरों के किनारे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। पटना में विक्रम के समीप सोन नहर, और नवादा के फुलवरिया जलाशय के किनारे। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है,
यानी कि सोलर प्लांट से सोलर जो है मतलब सौर ऊर्जा है या नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा जा सकता है। पीटी के पॉइंट ऑफ से पूछ सकता है कि अभी हाल ही में बिहार सरकार के जरिए नहर के किनारे किन 2 जिलों में नहर के किनारे आपको सौर प्लांट लगाया जाएगा, सोलर प्लांट लगाया जाएगा, तो पटना और नवादा के किनारे। ठीक है, उसका नाम भी आपको क्या ये दे दिया है, तो एक विक्रम के समीप सोन नहर के किनारे और फिर उसके बाद फुलवरिया, नवादा में फुलवरिया जलाशय के किनारे। ठीक है, अब आ जाते हैं सौर और पन बिजली का साथ में उत्पादन का अध्ययन शुरू। ठीक है, सौर और पन बिजली, ये सौर और पन बिजली का दोनों का एक साथ उत्पादन के लिए अध्ययन का काम शुरू किया गया है बिहार सरकार के जरिए। ये इससे क्या होगा कि आपको दोनों को एक साथ जहां पर आपको सूरज मतलब कि सौर प्लांट भी लगाए जाएंगे और वहीं पे ही आपको पन बिजली का भी उसको ये उससे भी बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ये जो उत्पादन जो होगा आपको ये आपको पंप स्टोरेज परियोजना के तहत होगा। पंप स्टोरेज परियोजना क्या है, तो ये आपको पंप स्टोरेज परियोजना जो है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि 2 बहुत बड़ा टंकी, जैसे बहुत बड़ा जो टंकी रहेगा, जैसे पानी का टंकी होता है ना, वैसे ही 2 बड़ा पानी का टंकी टाइप का रहेगा और वो एक ऊपर एक नीचे रहेगा और उसमें पानी एक से छोड़ा जाएगा, नीचे जाएगा, तो उससे क्या होगा, टरबाइन के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इस तरीके से कर करके आपको बिहार सरकार इसमें क्या की है, जिम्मेदारी किसको दी है, यानी कि कौन इसका निर्माण करेगा, तो ये है आपको वेबकॉस एक कंपनी है जो कि आपको वो निर्माण करेगा। चलिए इसको पढ़ देते हैं। सौर और पन बिजली का साथ में उत्पादन का अध्ययन शुरू हो गया है, तो कैमूर में, हाँ ये चीज है कि कैमूर में सौर ऊर्जा व पन बिजली के एक साथ उत्पादन का अध्ययन शुरू किया गया है। पंप स्टोरेज परियोजना के तहत अध्ययन का जिम्मा आपको वेबकॉस को दिया गया है। ठीक है, समझ गए, मतलब कि आपको ये जो है कैमूर में जो है आपको पन बिजली और सौर ऊर्जा एक साथ उसका का उत्पादन का अध्ययन शुरू हो गया हुआ है। कहाँ, तो कैमूर में, ये याद रखिएगा। और इसको ये जिम्मा किसको दिया गया है, तो आपको वेबकॉस को दिया गया है। वेबकॉस को ये जिम्मा दिया गया है, पंप स्टोरेज परियोजना के तहत दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पीटी का फैक्ट भी है ये और आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। अगला है बिहार के स्मार्ट सिटी। ये चर्चा में क्यों रहा है, एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये जो स्मार्ट सिटी का जो घोषणा जो किया गया था भारत सरकार के जरिए, वो किया गया था 2014 में। ठीक है, और 2024 में जो है इसका कार्य पूर्ण हो जाना था, लेकिन क्या हुआ है कि अभी तक इसका पूर्ण नहीं हो पाया है और इसी की वजह से आपको ये न्यूज़पेपर में चर्चा में रहा है। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग को जो मेन मुख्य, देखिए आप इसी के बहाने आपका क्या हुआ, ये 2014 की घोषणा है कि कहाँ कहाँ स्मार्ट सिटी ये बनेगा, लेकिन कौन कौन सा जिला को या राज्य को, जो राज्य में कौन कौन से जिला को ये किया गया है, तो ये सब तो पहले घोषणा हो चुकी है, लेकिन उसमें क्या हो गया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। तो आपको ये पटना जो बिहार में जो है स्मार्ट सिटी जो है 4 स्मार्ट सिटी को दर्जा दिया गया था और उस पर काम चल रहा है। एक है पटना है, दूसरा मुजफ्फरपुर है, तीसरा भागलपुर है और चौथा बिहार शरीफ है। ये रिवीजन के तौर पे आप सुन लीजिए। ठीक है, ये तो कौन कौन सा है, पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है। और स्मार्ट सिटी की घोषणा 2014 में हुआ है और मार्च 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है साधन सेवी। ठीक है, ये साधन सेवी चर्चा में क्यों है, तो क्या है कि आपको जो मिड डे मील जो होता है, जो मध्याह्न भोजन योजना जो है, तो मिड डे मील योजना के तहत क्या है कि आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि बच्चों के खाना में क्या है कि आपको कभी छिपकली आ गया, तो कभी कीड़ा कोई आ गया है, तो उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे थे और उनको क्या हो रहा था कि ये योजना के तहत जो राशि आती थी उस राशि का सही से उपयोग भी नहीं हो रहा था और पोषक बच्चों को पोषण वाला जो भी खाना है और उसका जो मीनू जो दिया गया था उस हिसाब से ये लोग नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए उस पर निगरानी करने के लिए और उसका निरीक्षण करने के लिए आपको ये साधना सेवी की नियुक्ति की गई है, जो कि बिहार में 87 साधना सेवी का जो है नियुक्ति किया गया है। ठीक है, इसको आइए पढ़ लेते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और निरीक्षण आदि के लिए विभिन्न जिलों में
प्रखंड साधन सेवी की नियुक्ति की गई है। 87 साधन सेवी, ठीक है, 87 साधन सेवी की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक जिले में क्या है कि प्रखंड स्तर पर सारा का सारा ये काम ये प्रखंड साधन सेवी की नियुक्ति की गई है। प्रखंड साधन सेवी मतलब कि हर एक जगह जा करके ये करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है खोया पाया पोर्टल। खोया पाया पोर्टल आखिर चर्चा में क्यों है? ये एक्चुअल में ये पोर्टल जो है भारत सरकार का है और भारत सरकार सभी राज्यों के लिए आपको एक निर्देश जारी की गई है, निर्देश जारी किया है और इसके तहत क्या है कि बच्चों की ट्रैकिंग होगी। तो बच्चों की ट्रैकिंग होगी यानी कि जो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो मतलब विद्यालय हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो आपको आंगनबाड़ी हो, सभी जगह के बच्चों का क्या होगा कि कंप्यूटर में उसका पंजीकृत होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा तो और साथ में उसका फोटो भी रहेगा, ताकि इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा खोया पाया पोर्टल से। तो वहां पर जैसे बच्चे कोई गुम हो जाते हैं या किसी को कोई अपराधी उसका अपहरण कर लिया तो उससे खोजना उसके लिए आसानी होगा। इसीलिए ये आपको बिहार सरकार के जरिए आपको ये खोया पाया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो आपको बच्चों के ट्रैकिंग के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया गया है। याद रखिएगा कि आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जरिए ये बनाया गया। पूछा जा सकता है कि खोया पाया पोर्टल जो है किस मंत्रालय के जरिए इसको तैयार किया गया है, तो आपको वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जरिए इसे तैयार किया गया है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है खोया पाया पोर्टल है क्या, किससे संबंधित है? तो बच्चों को के ट्रैकिंग से संबंधित है, ठीक है। अगला आ जाते हैं वन विभाग में शुरू हुआ ई ऑफिस सेवा। तो वन विभाग में, बिहार के वन विभाग में हुआ आपको ई ऑफिस सेवा। ये क्या है ई ऑफिस सेवा, ये क्यों चर्चा में है? एक्चुअल में क्या है कि ई ऑफिस सेवा ये है कि आपको जो भी काम कागज पे होता था तो कागज पर न होकर के वो आपको ऑनलाइन होगा। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि पर्यावरण को बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? तो पर्यावरण को, क्योंकि कागज बनाने के लिए आपको बहुत सारे मतलब ये पेड़ पौधे से बनाया जाता है जैसे, तो उन सब से जो बनाया जाता है, तो इसीलिए जो है आपको पर्यावरण को का ये संरक्षण का एक उपाय हो गया, समझिए अगर देखा जाए तो ये आपको ई ऑफिस सेवा किसके जरिए आपको शुरू किया गया? वन विभाग के जरिए, बिहार के वन विभाग के जरिए शुरू किया गया। यानी कि आपको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो विभाग है उसी के अंतर्गत जो है आपको ये वन विभाग है जो आपको ई ऑफिस सेवा की शुरुआत की गई है 22 अगस्त 2023 से, ठीक है। ये हमारा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।